वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट पेपर 2 के लिए साइंस में तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारी आज मैराथन सेशन 10 रहने वाली है। इससे पहले हमने 9 मैराथन सेशन करे हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री को कंप्लीट किया और फिजिक्स भी अब हमारी कंप्लीट होने वाली है। आज की क्लास और कल की क्लास में फिजिक्स जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बायोलॉजी ख़त्म करके जल्दी से प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि जो 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे से आपका हो जाए। आप अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवीजन आप सारी थ्योरी सेक्शन का कर लें। उसके अलावा जो पैडागोजी का सेक्शन है वो मैंने पहले भी बोला है कि प्लेलिस्ट में आपको एक अलग से सीरीज़ दिख जाएगी सीटेट पैडागोजी की। तो वो जो सीटेट पैडागोजी की सीरीज़ है वो आप देखें, उसमें आपको थ्योरी सेक्शन भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे। अगर आप उनको देख लेते हैं तो अगर 4 से 5 नंबर की यूपी टेट में पैडागोजी आती है तो वो पैडागोजी आप 100% कर लेंगे साइंस की। तो वो भी ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ से आपके हो सकता है 4 से 5 नंबर कवर अप हो जाएं। इसके अलावा जो सीटेट की नाइट में क्लास आती है 9 बजे पर, वो भी मैंडेटरी है आपको देखने के लिए। वहाँ से भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपनी एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर बेसिक लेवल है 6, 7, 8 का। जैसे आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है। तो बेसिक लेवल पर इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो मैंने आपको सीटेट में अभी जो हमारी नई सीरीज़ चल रही थी उसमें कवर अप हमने कर लिया है 6, 7, 8 का। तो वो वाली क्लास ज़रूर देखें। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक जो है वो आपको दिख जाएगा। तो वो तो आपको देखना ही देखना है। एडवांस लेवल आपका यहाँ से हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे और साथ साथ में जो आपका स्थिर विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट क्या होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास में। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले, जो विद्युत धारा होती है उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि स्थिर विद्युत जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होता है। तो आइए पहले हम उसको समझते हैं। बचपन में आपने बहुत देखा होगा, हम बोलते थे कि एक मैजिक करके दिखाएं क्या। जो हमारी स्केल हुआ करती थी हम उसको अपने सिर पर रब करा करते थे, और जो हमारे कागज़ छोटे छोटे हम उनके पीसीस कर लिया करते थे और उनको उसके पास लेकर जाया करते थे। तो वो कागज़ क्या हुआ करते थे, उनसे अट्रैक्ट हुआ करते थे, और हम उसको क्या बोला करते थे, मैजिक बोला करते थे। असल में वो मैजिक नहीं था, वो क्या था, वो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको क्या समझाया था, देखिए इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको समझाया था जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आपके चार्ज हो जाएंगे, या फिर जो भी चार्ज है उसमें पॉजिटिव है निगेटिव है वो क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, उसमें वो मूव नहीं करते। वही करंट आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। पदार्थों को जब हम परस्पर रगड़ते हैं या उनमें घर्षण होता है तो उसकी वजह से जो उन पर जो चार्ज है उसकी मात्रा जो है वो संचित हो जाती है, और उसे ही हम स्थित विद्युत बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अकर व्हेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉज बाय द कॉन्टैक्ट और फिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जब बालों से, जैसे कंघे को हमने सिर से रगड़ा होगा और उसके बाद जब हम उससे कागज़ अपने अटैच करते हैं तो वो उसे चिपकने लगते हैं। सेम ऐसे ही जब दो बैलूनों को रब किया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। सेम ऐसे ही जब बालों को बैलून से रगड़ते हैं तो क्या होता है, बैलून पे भी चार्ज हो जाता है, और जो आपके सिर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो भी चार्ज हो जाएंगे, और वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो उसमें सिर्फ वो चार्ज हो रहे हैं, फ्लो नहीं कर रहे, सिर्फ चार्ज हो रहे हैं, और उस चार्ज की वजह से हो क्या रहा है, वो एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, या फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और वही जो करंट है वही आपका स्थिर विद्युत होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं, तो ये आप अब कभी नहीं भूलेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जब घर्षण फ्रिक्शन से विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है तो जिसमें वस्तु रब्ड की जा रही है ना, जिस पे जैसे इस कागज़ पर रब की जा रही है और जो वस्तु रब हो रही है, दोनों में ही क्या हो जाता है, आपके चार्ज जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। एक पर पॉजिटिव हो जाएगा, एक पर निगेटिव हो जाएगा, या फिर दोनों पर पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर दोनों पर निगेटिव हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। मोस्टली जो ऑब्जेक्ट होते हैं याद रखना वो आपके नॉन कंडक्टर होंगे, क्योंकि
अगर वो कंडक्टर हुआ, अगर वो सुचालक हुआ तो वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा तो वहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं कराना, हमें उनका प्रवाह नहीं कराना, हमें सिर्फ उनका रोके रखना है और उन्हें चार्ज करना है। और वो आपका उन्हीं ऑब्जेक्ट में संभव है जो आपके नॉन कंडक्टर होते हैं, जो बिजली के अच्छे चालक नहीं होते, तो उनमें इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज होने की वजह से दो ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव निगेटिव जो है समान अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज हो जाएंगे, और उसके बाद या तो वो अट्रैक्शन करेंगे या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखिए, लेकिन दोनों वस्तुएं जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें जो आवेश की प्रकृति होगी, नेचर होगा चार्ज का, वो एक दूसरे के विपरीत होगा, अपोजिट टू ईच अदर होगा। एक पर निगेटिव होगा, एक पर आपका पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, ड्राई क्लॉथ को जब पॉलीथीन की रॉड से रब करा गया तो पॉलीथीन की रॉड पर तो निगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ आ गए, वो चार्ज हो गए, ठीक है। और जो क्लॉथ था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो पॉजिटिव निगेटिव समान अमाउंट में, अगर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 10 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है ना वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो समान अमाउंट के यहाँ पर आ जाएंगे एक दूसरे कोने पे, और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पर क्या हुआ, जो चार्ज था वो यहाँ पर चार्ज हो गए, उनमें आवेश हो गया, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक वस्तु पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया और एक वस्तु पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो आवेशों का ऋणात्मक और धनात्मक, ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, ये टर्म किसने दिया था, किसने इसको पहली बार प्रयोग किया था, वो थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। देखिए, सजातीय आवेशों को जो लाइक चार्ज होते हैं, जैसे प्लस प्लस वाले, उनमें क्या होगा, उनमें हमेशा रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, मतलब दोनों प्रोटॉन होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन विजातीय आवेश जो अनलाइक चार्ज होंगे, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षण करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, जैसे इसमें होगा, ठीक है। तो ज़्यादा वो डिटेल में नहीं जानना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने इनका सर्वप्रथम प्रयोग किया, वो थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब हम समझेंगे फिर से और डिटेल में कि विद्युत धारा क्या है। अब तक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो फ्लो नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ चार्ज हो रहे थे, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, स्थिर विद्युत जो है, वो उत्पन्न हो रही थी। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा तो वो आपकी विद्युत धारा होगी। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सी होती है, समुद्र होता है, समुद्र में समुद्र के पार्टिकल्स होते हैं, और जब उनका बहाव होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वाटर करंट कहलाता है ना। यदि किसी नदी या समुद्र के पानी का जब बहाव होगा तो वो जल धारा होगी, वाटर करंट होगा। जब फ्लो ऑफ एयर, जब हवा चलेगी तो वो एयर करंट होगा, क्योंकि उसमें एयर के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं, जल में जल के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ऐसे ही जो कंडक्टर होते हैं, जो सुचालक होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है, उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उनमें विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। और विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन का, बेसिकली किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का। ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, किसी कंडक्टर के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उसके ही प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक करंट वास्तविक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही है। और जितने समय में जितने चार्ज फ्लो करेंगे, वही आपका एक प्रॉपर डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। अब एक बात समझते हैं। देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की किस दिशा में इलेक्ट्रिक करंट जा रहे हैं, सॉरी किस दिशा में जो आपके चार्ज जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट वो उसकी दिशा उसमें क्या होगी। देखिए, प्राचीन समय में इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, जो नेगेटिव चार्ज थे इलेक्ट्रॉन, उनके बारे में नहीं पता था। और जब इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था तो जो पॉजिटिव चार्ज था, घन आवेश था, उसी की जो प्रवाह की दिशा होती थी ना, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट
मानते थे और वही जो प्राचीन वाला सिस्टम है उसी को हम आज भी मानते हुए आ रहे हैं। और हम यही बोलते हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव ही होता है, पर असल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करते हैं। ऐसा हम इसलिए ही मानते हैं क्योंकि प्राचीन समय में इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही पता था, और जो पॉजिटिव चार्ज की दिशा होती थी उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट मानते थे और वही हमारी डायरेक्शन होती थी किसकी, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज was considered to be the direction of flow of electric current। उसे ही हम मानते थे क्या, कि जो हमारा करंट है जिस दिशा में हमारे पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं उसी दिशा में जो हमारा करंट है वो भी फ्लो कर रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, असल में निगेटिव से पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको यही मानना है जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होता है, समझिए इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का प्रवाह, तो वो हमेशा हम यही मानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन एग्ज़ाम में पूछे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरफ होता है, तो वो हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। ठीक है, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए जो धारा होती है ना, जो फ्लो होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज जब होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देते हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्रोटॉन वाला चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका लो पोटेंशियल होता है। क्या होता है, लो पोटेंशियल, निम्न विभव। और ये जो निगेटिव चार्ज इस पर हैं ये आपका हाई पोटेंशियल होता है, ये आपका उच्च विभव होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो आपका कैसे माना जाता है, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। जो धारा का प्रवाह है वो तो आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल है, निम्न विभव से उच्च विभव है। लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा चल रहा है, वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ चल रहा है। और ये होना ज़रूरी है। जैसे पानी है, पानी में दोनों में समान पानी है तो क्या वो बहेगा, नहीं। जब उनमें अंतर होगा तभी तो क्या होगा, फ्लो होगा। तो सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो तभी होगा जब उनके दोनों पॉइंटों में जो है डिफरेंस होगा और उसी में वो प्रवाहित होती है। कैसे, लो से हाई की तरफ आपका इलेक्ट्रिक करंट और हाई से लो की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर यही सब बात लिखी है, द करंट फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई। ट्रेडिशन के हिसाब से हम यही मानते हैं। और जो करंट की दिशा है वो हमारी इलेक्ट्रॉन की दिशा की विपरीत होती है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही हमारा पहले माना जाता था और अब भी माना जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज की दिशा का फ्लो है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट की दिशा का भी फ्लो माना जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इसका विपरीत माना जाता है। विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर। ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है आपका एम्पियर। अब हम देखेंगे अमीटर क्या होता है। अमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो कर रहे हैं। उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, वो आपका अमीटर होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर हो गया। आवेश के प्रवाह को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि कितने चार्ज, जो कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें कितने समय में फ्लो कर रहे हैं, वही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। जितने आवेश जितने समय में फ्लो करेंगे वही आपकी इलेक्ट्रिक करंट है। अब देखिए जो चार्ज होता है ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं जिसे हम आवेश बोलते हैं हिंदी में, उसका जो एसआई मात्रक है वो याद रखेंगे, वो होता है आपका कूलम। क्या होता है, गुलाम होता है, ये आपको याद रखना है। और टाइम का तो क्या होता है आपका सेकंड होता है। तो यहाँ से इसका एक मात्रक और बनेगा गुलाम पर सेकंड। ये भी पूछे एग्जाम में कि गुलाम पर सेकंड किसका मात्रक है, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मात्रक है। बाकी एम्पियर भी इसका एक मात्रक होता है। ठीक है, ये बात भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। और यहाँ पर हम गुलाम पर सेकंड कर सकते हैं। और सेकंड को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, गुलाम सेकंड की पावर में -1 आ जाएगा। तो ये भी इसका मात्रक है। ठीक है, अब देखिए जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा है,
अगर मैं चाह रही हूँ मेरा जो करंट है वो 1 एम्पियर का हो, तो उसके लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी 1 कूलम का होना चाहिए और समय भी मेरा 1 सेकेंड होना चाहिए, तभी ये बराबर किसके होगा, 1 एम्पियर के होगा। तो 1 एम्पियर की जो विद्युत धारा है उसकी रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश का प्रवाह होगी। अगर पूछ लिए जाए एग्जाम में कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि 1 सेकंड में जितने 1 कूलम के जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं वही आपका 1 एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अब देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, चार्ज है, उसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी है। तो अब मुझे अगर यहाँ से 1 कूलम की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है इसको मैं नीचे लेके आऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा फिर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया। अब मैंने क्या करा, इस 10⁻19 को मैं ऊपर ले गई, तो ऊपर ले जाकर ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 और नीचे क्या बचेगा मेरा 1.6। अब यहाँ पर इसको मैंने ब्रेक कर लिया बाद में, किसमें, 10 इंटू 10⁻18 में, एक पावर कम कर दी और नीचे 1.6 रहने दिया। अब इसको मैंने डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर क्या आया, 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये बात सिर्फ याद रखनी है आपको। तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, लेकिन आपको तो सिर्फ इसको क्या करना होगा, याद रखना होगा कि 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कंडक्टर क्या है, नॉन कंडक्टर क्या है और सेमी कंडक्टर क्या है। सिंपल चालक कंडक्टर वो हैं जिन पदार्थों में से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, वो आपके चालक हैं, वो आपके कंडक्टर हैं, है ना। और इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतना ही वो आसानी से फ्लो करेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही अच्छा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से निकल जाएगी। और इसके एग्जाम्पल होते हैं, टॉप मोस्ट में होता है सिल्वर, चांदी। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी का टॉप मोस्ट कंडक्टर कौन है तो वो आपका चांदी होगा, फिर तांबा, एल्युमिनियम, ये सब आपके कंडक्टर हैं। नॉन कंडक्टर जिन्हें हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, अचालक या कुचालक भी बोलते हैं, वो सब्सटेंस होंगे जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा है, वो प्रभावित नहीं होगी। उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट ना के बराबर होंगे क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो ही नहीं करेंगे। और उदाहरण के लिए रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये सब आपके अचालक हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में ऊपर की जो वायरिंग है वो तो नॉन कंडक्टर है, लेकिन नीचे जो भी है मेटल आपका, चाहे वो कॉपर है, वो आपका कंडक्टर हो जाएगा। उसके बाद है सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। अर्धचालक वो होते हैं, सामान्यतः उनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या हम उनमें कुछ ऐसी अशुद्धियाँ मिला दें जिसकी वजह से वो कंडक्टर बन जाएं, तो वही आपके सेमी कंडक्टर होते हैं। वे पदार्थ जिनमें सामान्य परिस्थिति में तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नॉर्मली उनमें फ्लो नहीं करता, लेकिन जब हम उनके तापमान, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं या उनमें हम अशुद्धियाँ, है ना, कोई भी अशुद्धि उनमें मिला देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनकी जो चालकता होती है, जो उनकी कंडक्टिविटी होती है, वो बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाती है और उनमें से जो धारा है वो प्रवाहित होने लगती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इनमें से फ्लो करने लगता है। और ऐसे ही पदार्थ, ऐसे ही सब्सटेंस आपके सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अर्धचालक, नॉर्मली जो अर्धचालक होते हैं नॉर्मल स्टेट में उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्योंकि शुरू में तो वो नॉन कंडक्टर ही हैं, लेकिन जब उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब उनमें अशुद्धियाँ मिला दी गई, तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन उनमें आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं और वही आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आपका सेलेनियम, ये सारे के सारे आपके सेमीकंडक्टर हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है,
देखिए इसके बाद अब हम समझेंगे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में हम प्रतिरोध बोलते हैं। इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि इनसे ही हम पढ़ेंगे क्या ओम्स का नियम। तो उसको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा वोल्टेज क्या है, करंट तो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं वोल्टेज क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी, तीनों आपको समझ में आ जाएंगे। सपोज ये कंटेनर है, इसमें पानी है, ठीक है, मुझे इस पानी को यहाँ से निकालना है। तो ये पानी इसमें है, तो इस पानी को निकालने के लिए मुझे ऊपर से प्रेशर लगाना होगा, और मैं प्रेशर लगाऊंगी तो ये पानी यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पर कुछ और डिब्बा सा लगा देती हूँ, जिससे क्या होगा, ये इस पानी को रोकेगा। तो पानी आसानी से, आप प्रेशर तो लगा रहे हैं लेकिन आपने बीच में कोई कंटेनर लगा दिया जिसकी वजह से पानी निकल नहीं पा रहा, तो ये इसको रोक रहा है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। इस पानी के, इस कंटेनर के अंदर ये जो पानी पड़ा है ना, ये तो आपके इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं किसी कंडक्टर सब्सटेंस की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो इनको प्रेशर दे रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वो काम कौन कर रहा है, वो आपका वोल्टेज करेगा। लेकिन जो मैंने वो डिब्बा लगाया था, कंटेनर लगाया था इसको रोकने के लिए, ताकि ये आसानी से जा ना पाए, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो आपका प्रतिरोध हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो इसको रोक रहा है। तो ये तीनों ऐसे ही होते हैं। वोल्टेज क्या है, वो एक ऐसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो करंट को धक्का देकर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। और वोल्ट की मात्रा से ही ज्ञात होता है कि कितनी क्षमता से बिजली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। और इसको हम मापते हैं किससे, वोल्टामीटर से। सिंपली है, अगर कोई सब्सटेंस है, सपोज ये कॉपर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अब इनको धक्का देने के लिए एक प्रेशर चाहिए, तो वो प्रेशर का काम कौन करेगा, वोल्टेज करेगा। वोल्टेज इनको धक्का देगा, और धक्का देने से ये फ्लो करने लगेंगे। और एक बात अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉन है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की क्षमता, किस क्षमता से इलेक्ट्रॉन सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं, वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो वोल्टेज डिसाइड कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो उसको धक्का दे रहा है। ठीक है, करंट तो मैंने सिंपल सा समझा रखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो करंट है। और याद रखेंगे, करंट को अगर हम धारा मानते हैं तो वोल्टेज उस धारा का प्रेशर है। इफ़ वी कंसिडर करंट एज, अगर हम करंट को धारा मानते हैं, फ्लो मानते हैं, तो उस फ्लो को कौन करा रहा है, आगे कौन बढ़ा रहा है, वो काम कर रहा है, वो उसमें प्रेशर की तरह काम कर रहा है, कौन, वोल्टेज। और यहाँ पर फिर से लिखा है विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर है। तो वोल्टेज और करंट समझ में आ गया। अब देखिए, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 1.5 वोल्ट है तो करंट जो है वो कम है। अब यहाँ 3 वोल्ट का है, 3 वोल्ट है, तो जो करंट है वो भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब धक्का ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएंगे, तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज जितना ज़्यादा, करंट भी उतना ज़्यादा होगा। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की। जैसे मैंने बताया था, हमने कंटेनर में एक बॉक्स लगा लिया, एक डिब्बा लगा लिया, जिससे इलेक्ट्रॉन या वो जो पानी है निकल नहीं पा रहा था। तो वो जो हम कंटेनर लगा रहे हैं वही आपका क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वोल्टेज इसको धक्का दे रहा है, ये फ्लो होने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, ये हाथ है जो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, वही आपका प्रतिरोध कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोज द करंट फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपली जो करंट को रोकेगा वो आपका प्रतिरोध है। चालकता में, चालक जो होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनमें गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, उनके मार्ग में होता क्या है, जैसे कोई वायर है, कंडक्टर है ना, उसमें कॉपर का वायर है, तो उसमें कुछ और भी अदर सब्सटेंस होंगे जो उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे उसमें अन्य परमाणु के कुछ आयन होंगे, जिनसे वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो निरंतर टकराएंगे। टकराने की वजह से वहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, और जो सब्सटेंस है वो थोड़ा कम कंडक्टर हो जाएगा। यही तो होता है।
जो सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर होगा, जैसे कॉपर अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रतिरोध जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आयन से कम टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से जा रहे हैं। लेकिन जिन सब्सटेंस में आयन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे, रोकने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं दूसरे आयन, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से, करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा और वो अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा है, जिसकी वजह से करंट आसानी से फ्लो नहीं कर रहा। तो समझ में आया प्रतिरोध भी क्या है। और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो आपका ओम होता है, ये बिल्कुल याद रखना है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखनी है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज, है ना, जो धारा है, फ्लो है, और जो विभवांतर है, वोल्टेज का अंतर है। सीधी सी बात है, वोल्टेज यहाँ से यहाँ जाएगा, अंतर आता है ना, जैसे प्रेशर में अंतर आता है जब एक जगह से दूसरी जगह, तो वो प्रेशर, जो धारा और विभवांतर है उसके बीच के संबंध की खोज किसने की, जर्मन के साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। और जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही ओम्स का नियम है। ओम्स का नियम क्या कहता है, दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यही कह रहा है स्थिर ताप पर, ताप जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। धारा उतनी ही होगी, करंट उतना ही होगा जितना आपका वोल्टेज होगा, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही आपका ओम्स का नियम है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हमें नहीं देखना है, वरना मैं और डिटेल में भी समझा सकती हूँ इसको। तो अभी तो फिलहाल आप इतना नॉर्मल भाषा में याद रखें कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यही है आपका ओम्स का नियम। और यहाँ से जब हम इस कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक, एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। और ये जो आर है, ये जो नियतांक है, ये जो कॉन्स्टेंट है, यही आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से ये तीनों एक रिलेशन में आ गए, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ से अब 3 फॉर्मूले बनेंगे। एक तो हो गया वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, एक हो गया जब मुझे करंट बताना है, आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, वी से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को, और आर से रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस को। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, जब हम आई को यहीं छोड़ देंगे तो वी अपॉन आर हो जाएगा, और जब मुझे आर निकालना है तो वी अपॉन आई हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे बोल देगा कि 5 वोल्ट है और उसमें करंट जो है वो 3 एम्पियर का है, तो बताइए उसमें प्रतिरोध कितना है। इस तरह से कोई 2 चीज़ दे देगा और आपसे एक पूछ लेगा, तो आपको फॉर्मूले ये तीनों जो हैं पता होने चाहिए। एक फार्मूला पता है तो आप सारे इसमें निकाल देंगे। अब देखिए लास्ट में बहुत छोटी सी बात है, बहुत डिटेल में नहीं देखना है। सीरीज़ कनेक्शन होता है और पैरेलल कनेक्शन होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध क्या होता है। सीरीज़, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों से, एक सीरीज़ में खड़े हो जाए, तो बच्चे क्या होते हैं, एक के बाद एक खड़े हो जाते हैं। और प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए R1, R2 और R3, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपके प्रतिरोध हैं। तो जब प्रतिरोध एक ही सिदाई में होंगे, जैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं एक ही सिदाई में हैं, तो ये आपका सीरीज होगा। लेकिन जब प्रतिरोध एक ये, एक ये, एक ये, जैसे दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे तो ये पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल होते हैं, ये सीरीज होते हैं। सीरीज में अगर आपसे पूछे टोटल रेजिस्टेंस, जैसे बोलेगा कि यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस दे देगा कि 3 ओम है, 5 ओम है और 6 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस बताओ सीरीज कनेक्शन का। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। अगर R1 2 ओम है, R3 3 ओम है, और सॉरी R2 3 ओम है और R3 4 ओम है, तो सम क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 2, 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 9 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है। सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट होता है वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा, I1 = I2 = I3, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो जुड़ जाता है V1 + V2 + V3। और याद रखिए अगर कोई एक कंपोनेंट बर्न हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट जो है, पूरा का पूरा परिपथ जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, यहाँ पर फिर काम नहीं होगा। लेकिन पैरेलल में बात करी जाए, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा दे, ये सपोज 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है, अब मुझे टोटल बताना है कि टोटल कितना प्रतिरोध है, टोटल कितना रेजिस्टेंस है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/R =
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो उस केस में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है वो निकल कर आ जाएगा। इसमें पैरेलल में क्या होता है, अगर कोई कंपोनेंट बर्न हो जाता है तो वो जिस एरिया में है सिर्फ वही रुकता है, बाकी ब्रांचेस जो हैं वो सही से काम करती रहती हैं। इसमें उल्टा होता है, इसमें वोल्टेज थ्रू आउट सेम रहता है, लेकिन जो करंट होता है वो सारे करंट का सम होता है, क्योंकि एक जगह खराबी हो गई है तो वहाँ करंट कम हो गया और दूसरी जगह करंट अलग है, तो यहाँ पर करंट का सम होता है और वोल्टेज सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का सम होता है और करंट जो है वो थ्रू आउट जो है सेम रहता है। तो इतनी बातें थी, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगा हो आपको, लेकिन मेरी कोशिश यही रहे कि आप रीट में बहुत अच्छा स्कोर करें, इसलिए मैंने थोड़ा और अच्छे से आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में, इंग्लिश को हिंदी को एक साथ मर्ज करने में, पीपीटी बनाने में, है ना, और अच्छे से डायग्राम सेलेक्ट करने में। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। लाइक बहुत ज़रूरी है यार, टीचर को भी ना बच्चों मोटिवेशन चाहिए होता है, तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से बस टीचर को खुशी मिल जाएगी, और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप बदले में टीचर को खुशी तो दे ही सकते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।